स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 3 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर टेस्ट, जिसका परीक्षण अभी डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर, जो उड़ीसा के क्या पूर्वी तट पर स्थित है, वहां से किया गया। इस मिसाइल का जो नाम रखा गया है वो है AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल। AD-1 क्या है? AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको एक्सो वायुमंडलीय और इंडो वायुमंडलीय के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सो वायुमंडलीय और इंडो वायुमंडलीय होता क्या है? तो देखिए, ये मिसाइल रक्षा युद्ध स्थान के लिए वायुमंडल को क्या किया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पहला जो इसका भाग है वो है इंडो एटमॉस्फेयर वायुमंडल और दूसरा है एक्सो एटमॉस्फेयर। तो जो इंडो एटमॉस्फेयर है इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर तक है और 100 किलोमीटर के बाद जो वायुमंडल आता है उसको बोलते हैं एक्सो वायुमंडलीय। तो इस मिसाइल AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को एक्सो वायुमंडलीय और इंडो वायुमंडलीय दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो AD-1 बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल है ये दो चरणों वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और मार्गदर्शन एल्गोरिदम से लैस है। ये जो इसमें सिस्टम लगाए गए हैं ये टोटल स्वदेशी हैं, इंडिजिनस है। अब बात करें बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है ये प्रक्षेप को हिलाकर लक्ष्य पर वार करता है और गाइडेड होता है, मतलब पहले से इसको गाइड किया जाता है कि किस लक्ष्य को टारगेट करना है। वहीं बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल जो होता है ये बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को रोकने और उसको नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर किसी देश के द्वारा इंडियन कॉन्टिनेंट पे, इंडियन टेरिटरी पे हमला किया जाता है, अटैक किया जाता है, किसके द्वारा? बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा। तो ये जो AD-1 इंटरसेप्टर है ये क्या करेगा? उस बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने का काम करेगा और उसको रोकने का काम करेगा। बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल से भी मतलब किसी दूसरे द्वीप या महाद्वीप से अगर अटैक किया जाता है तो भी इसको क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम, ठीक है, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2000 में, जब कारगिल युद्ध के बाद, ठीक है, कारगिल युद्ध के बाद सन 2000 में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। ठीक है, उस टाइम इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अब आगे देखते हैं डीआरडीओ, जिसके द्वारा ये क्या किया गया है? टेस्ट किया गया है। कहां पे? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी उड़ीसा से। ये जो उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। तो ये इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, डीआरडीओ का गठन कब किया गया था? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका कहां है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास विभाग के तहत क्या है? प्रमुख एजेंसी है। डीआरडीओ के जो करंट चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर कामत। ठीक, डॉक्टर समीर क्या है? समीर कामत इसके चेयरमैन है। किसके? डीआरडीओ के। समीर कामत से पहले जो चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन जो थे
वो थे जी सतीश रेड्डी थे। ये रहा हमारा पूरा टॉपिक, किससे संबंधित, AD-1 मिसाइल से संबंधित। और आगे देखते हैं, ये जो DRDO है इसके 52 प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, 52 लेबोरेटरीज हैं जो क्या काम करती हैं, वैमानिकी यानी एरोनॉटिक्स, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि युद्ध इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान, सामग्री, मिसाइल और नौसेना प्रणालियों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को क्या करती है, नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में क्या करती है, मदद करती है। DRDO भारत का सबसे बड़ा और सबसे विविध अनुसंधान संगठन है। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना से संबंधित। इसकी शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 8 साल के लिए किया गया है, यानी 2030 तक राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को लॉन्च किया गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 48 संस्थाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में एक रियल टाइम डाटाबेस तैयार करना, जिसके द्वारा किसानों, पर्यटकों एवं जल प्रबंधन संबंधी क्या होगी, सटीक जानकारी मिलेगी। अगला हमारा टॉपिक है वैश्विक निवेशक बैठक 2022, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022, जिसका आयोजन कहां किया गया, कर्नाटक के बेंगलोर शहर में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन वर्चुअली किया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या खास बात है, कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन के दौरान 5.20 लाख करोड़ यानी 5 लाख करोड़ रुपए के क्या किए गए हैं, MOU साइन किए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कर्नाटक के वैश्विक इन्वेस्टर मीट से संबंधित। अब कर्नाटक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक का गठन कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। ये जो कर्नाटक का गठन हुआ था, ये 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। कर्नाटक के गठन से पूर्व इसका जो नाम था उसको बोलते थे मैसूर प्रांत। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, मैसूर प्रांत। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद से इसका नाम बदल दिया गया और कर्नाटक नाम रखा गया। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। एक है विधान परिषद और दूसरा है विधानसभा। विधान परिषद में टोटल सीटें कितनी है ये भी देख लीजिए। टोटल सीटों की संख्या 75 75, जबकि विधानसभा में जो सीटों की संख्या वो कितनी है, 224। प्री एग्जाम के लिए कभी कभी जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं मिलाने के लिए, उसमें विभिन्न राज्यों के क्या किए जाते हैं, या विधान परिषद की सीटें दी जाती हैं या विधानसभा की सीटें दी जाती और हमको मिलाने के लिए बोला जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिस्कस किया जा रहा है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधान परिषद का जो गठन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 172 के तहत किया गया है, जबकि विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 के द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 28 सीटें हैं कर्नाटक में, जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 12 सीटें। ठीक है, यहां के जो सीएम हैं उनका भी नाम आप देख लीजिए। सीएम का नाम क्या है, बसवराज, अभी ऊपर बताया गया है, बोम्मई। जबकि जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, थावर चंद गहलोत।
राज्यपाल की नियुक्ति भी देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा होती है, तो 155 के द्वारा। जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के द्वारा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट संविधान से संबंधित डिस्कस किए गए कर्नाटक के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अक्सर एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस, ठीक है, पीसीएस या बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या किया जाता है कि हमको 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें मिलाने के लिए बोला जाता है कि विभिन्न राज्यों में सीटों की संख्या या संविधान के अनुच्छेदों को मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो पूरा डिस्कस किया गया है आर्टिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। So thank you very much for watching my daily current affairs series.